इसके बाद आएगा टिहरी डैम। सड़क दूसरी ओर थी, मुझे सड़क के साथ रहना होगा। यह झील 40 मील लंबी है। यह इच्छा बलवती हुई और चाहत में बदल गई। उस जगह को देखूंगा जहां से इस झील की शुरुआत होती है। बहुत बड़ी झील बन जाएगी गंगा। गंगा को टनल से निकलते देख लिया, अब गंगा को झील बनते देखना है। उस आखिरी लहर को देखना है जो जाकर झील में बदल जाती है। बिजली संयंत्र से निकलने के बाद पुल पार किया। उत्तम सिंह पुल के पार मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तय योजना के मुताबिक मुझे उनके गांव जाना था, जो अब भी नाथ यानी जोगी कहलाते हैं। मेरे लिए यह सब जानना रोचक था, किंतु गंगा की आखिरी लहर जो झील में समाती है, उसको देखने का रोमांच मेरे भीतर इस कदर बसा था कि मैं उनसे औपचारिक बात करके आगे बढ़ गया। एक ओर गंगा, दूसरी ओर ऊपर तक तने ऊंचे पहाड़। कोने में एक छोटी धारा गिरती है जो बरसात में बड़ी हो जाती है, जिसके कारण सड़क पर मिट्टी का अंबार है, कीचड़ है। कहीं कहीं पानी भी लगा है, मगर चूंकि यहीं बिजली परियोजना है इसलिए सजा दिया गया है। चाहे कितनी भी सजावट की गई हो, पर प्रकृति यहाँ की आक्रामकता नहीं छिपती। चाहे जितनी सजावट की गई हो, पर यहाँ प्रकृति की आक्रामकता नहीं छिपती। गंगा के उस पार पहाड़ तो ऐसे दिखते थे जैसे बीच बीच में हरियाली की दाढ़ी पर ब्लेड चला हो और साफ हो गया हो। गंगा के तल तक मिट्टी और पर्वत ऐसे घिरे थे जैसे बच्चों को नीचे लुढ़कना खेलने के लिए बनाए गए हों। बाप रे, बहुत भयावह था यहाँ सब कुछ। जैसे गंगा के पक्ष में पहाड़ों ने मोर्चा खोल दिया हो। सड़क आगे अर्धवृत्त या हिंदी के ट की तरह घूमी हुई थी, और दूसरी ओर नदी का किनारा पूरी तरह सीमेंट से बनाया गया था, ताकि बारिश में भी उस संयंत्र को नुकसान न पहुंचे। पहाड़ कई जगहों पर धंसे हुए थे और सड़क मिट्टी में दबी थी। एक जगह एक महीन सी धार सड़क पर गिर रही थी और सड़क चिपकी चिपी हो गई थी। ये पहाड़ के रास्ते अजीब होते हैं। पूरे 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि मैं बस उस भागीरथी के पास आया हूं जो मैंने अभी अभी देखा है। मैं नीचे उतरने लगा, गंगा के तट की ओर। कुछ दूर अनाम गांव की गली में चला, कुछ दूर सीढ़ियों पर। फिर गंगा दिखाई देने लगी। गंगा का पाट काफ़ी चौड़ा था। पहली बार मुझे तट पर विधिवत बालू के दर्शन हुए। एक औरत कपड़े धो रही थी, पास में उसके गधे चर रहे थे। एक आश्रम नुमा जगह थी जहाँ कुछ साधु गांजा पी रहे थे। गंगा में धारा तेज थी और वह जैसे टनल की बात भूल गई हो। मन में आया किसी से पूछ लेना चाहिए था। गंगा के साथ चलूं, जो होगा देखा जाएगा, और मैं चल पड़ा। गंगा के दूसरी ओर पहाड़ों की हालत बहुत खराब थी। लगा जैसे उसके पूरे बदन में खुजली हो गई हो। झील की शुरुआत को देखने की ललक में मैं गंगा का तट पकड़ चलता रहा। गंगा की लहरें उछल रही थीं, मचल रही थीं, जैसे टनल की बात भूल गई हूँ। सुबह केशव भाई ने फोन कर कहा कि आज कार्तिक स्नान भी है। बैग रखकर मैंने गंगा का जल स्पर्श किया, भरपेट जल पिया। आगे हनुमान जी का एक मंदिर था जिसके दरवाजे खुले थे। मैंने उनको प्रणाम कर वहाँ थोड़ा सा विश्राम किया। वहाँ छाया थी, सन्नाटा था और बैठने के लिए साफ सुथरी जगह थी। जाने कितनी देर तक बैठा रहा। एक ओर बिजली परियोजना की दीवार थी, दूसरी ओर पहाड़। मनेरी के पहले गंगा के साथ बैठता था, अब पता नहीं क्यों मन नहीं करता। एक अजीब सी कसक मन में समा जाती है। यहाँ गंगा का जल सहमा सा है। आगे बढ़ा तो सन्न रह गया, लगा मुझे काठ मार गया हो। गंगा की उछाल समाप्त हो गई थी और चाल में गंभीरता आ गई थी, और वह स्थान आ गया जहाँ गंगा अपनी धारा की चौड़ाई की रेखा में बस गिर रही थी और शायद आगे झील की शुरुआत थी। वही हुआ, और कुछ कदम बढ़ा कि वेग से आती हुई गंगा की एक लहर झील में डूब गई। इसके बाद दूसरी, तीसरी और जाने कितनी लहरें। वहाँ रुकना भारी लगने लगा। जल्दी से सड़क पर आ गया। सामने के गांव में नाग देवता का मंदिर था, पर जाने की इच्छा नहीं हुई। सड़क पर सीधा चलता रहा। थकान बहुत हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। यह रुकना भी रोज़ रोज़ का एक अजीब सा खेल बन गया है। पैदल चलने की इतनी थकान के बाद किसी अनजान गांव में पहुंचना, अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताना, रुकने के आग्रह का इंतज़ार करना, आग्रह नहीं हुआ तो खुद से कहना कि हम रुकना चाहते हैं, लगता जैसे भिखारी हो। होटल में रुकने पर पता लगाने में समय लग जाता था। किसी के घर रुके तो कुछ न कुछ मिल जाता था। आज मुझे कुछ रास नहीं आ रहा था। नदानी आए,
एक होटल दिखा, चुपचाप आकर एक कमरा लिया और सो गया। उत्तरकाशी के बाद होटल का चरित्र बदला हुआ है। यहाँ होटल वाले करीने से पैसा कमाते हैं। यह एक नया धनवान वर्ग है जिसका जन्म यहाँ नया नया हुआ है। उसके पास ठेका है, पहुँच है, होटल भी। होटल यात्रियों के लिए तो हैं ही, अय्याशी के लिए भी है। मेरे बगल के कमरे में कोई अधिकारी था और एक पहाड़ी औरत भी। वह पूरी रात कमरे में नहीं रही, आई और चली गई। उसके आने के पहले लोग शराब पी रहे थे, जाने के बाद भी पीते रहे। होटल के काउंटर पर खड़े लड़के की बात कान में गूंजती रही। दिल्ली से लड़कियां लेकर बहुत लोग आते हैं और सुनसान स्थलों के होटल की बड़ी मांग है। वही चलता है, अयाश गाह है। इसी से इस इलाके में तीर्थयात्री रुकते नहीं। खेती की जमीन रही नहीं। यहाँ से गंगा का अनवरत प्रवाह नहीं रहा। अब गंगा नहीं रही, झील है। अलग अलग बस्तियाँ थीं, खेत थे। कई जगह पर पता चला आपदा की देन क्या है। इन जगहों पर भी बस्तियाँ थीं, खेत थे, नहीं रहे। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा। अगली सुबह तय समय से निकला। नाश्ता कहीं राह में कर लूँगा। यह सड़क कब कहाँ से धंस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जगह जगह मिट्टी गिरी हुई है और अगर निगाह नीचे जाए तो अगला हर पल भयावह दिखने लगता है। एक जगह तो सड़क बीच से इस कदर फट गई थी कि देखने के बाद भय लगता था। लग रहा था जैसे हिमालय सड़क को सड़क नहीं रहने देने की जिद पर अड़ा हो। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, गंगा की झील निरंतर चौड़ी होती जा रही थी और सड़क निरंतर भयावह। चिन्याली सौड़ से ठीक पहले अचानक जो कुछ दिखा, मैं दंग रह गया और माथा पीट लिया। गंगा की हरी झील के ऊपर दूर दूर तक एक भूरी, गंदी और लिजलिजी परत सी जमी थी। बीच बीच में लकड़ी के तने ही दिख रहे थे। इतनी गंदगी तो कभी दिखी ही नहीं थी। जितनी दूर तक नज़र डाली उतनी दूर तक गंदगी। यह गंदगी नहीं, एक विचार था, एक लापरवाही थी जिसने गंगा के हरे जल को पूरी तरह ढक लिया था, जिसे हमारी सरकार ने सौंप रखा है। बगल से गुजरते आदमी से मैंने पूछा कि भाई साहब यह क्या है। पिछली आपदा जस की तस पड़ी है। क्यों? क्योंकि झील में प्रवाह तो है ही नहीं और कंपनी वाले सफाई नहीं करते। यह देखने के बाद क्या देखना, यह जानने के बाद क्या जानना। सबके भीतर कहीं न कहीं एक गंगा सूख रही थी, बच्चों के बीच भी। यहाँ का जीवन तो गंगा के उस अरार पर बसा है कि कब अंदर चले जाएं। पता नहीं अरार का जीवन है। हिमालय कच्ची मिट्टी का पहाड़ है। यह तो मनेरी में ही मैंने देखा था कि पानी छोड़ने के बाद हफ्तों तक पहाड़ से रिश्ता है। यहाँ तो पानी छूटता ही नहीं। पहाड़ की तरफ कंपनियों द्वारा कोई प्रोटेक्शन वाल नहीं कि पानी ना सूखे। पहाड़ में पानी घुस रहा है, रास्ते खराब हो रहे हैं, सड़क पर दुर्घटनाओं के कीर्तिमान बन रहे हैं, खेत बेकार हो रहे हैं, घर दरक रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे 40 या 45 किलोमीटर तक। कैसे होंगे ये 45 किलोमीटर? सोच ही रहा था कि महेश बहुगुणा ने कहा, अब आपको नहीं मिलेगी गंगा। क्यों? अब गंगा सड़क से दूर हो जाएगी। पहले मुख्य सड़क उस टिहरी के पास से होकर गुजरती थी जो जल समाधि ले चुका है। उसके बाद पहाड़ के ऊपर से यह नया रास्ता बना है। यह जानते हुए भी टिहरी की झील 45 किलोमीटर लंबी है। मैं यह दूरी उसके साथ तय करना चाहता था, लेकिन बहुगुणा ने बताया कि नीचे वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और कई जगह टूट गई है। अब इस गंगा से मेरी मुलाकात टिहरी में होगी। टिहरी जाने के लिए मुझे पहले चंबा जाना होगा। चंबा से कोटी कॉलोनी, जहाँ कभी टिहरी थी। मेरी नज़र झील की सतह पर रुक गई। अरे कहाँ से आया यह मरा हुआ सियार? पहाड़ गंगा में गिरते हैं या कई बार फिसल कर जानवर भी गिर जाते हैं। वहाँ के लोगों के लिए यह आम बात है। सियार गिरा, मिट्टी गिरी, पत्ते गिरे, यानी सड़ भी रहे होंगे। समझा, झील में ऐसे मैली हुई थी राम की गंगा। यह तो टिहरी बम है। चूल्हे में बम फोड़कर रोटी नहीं पकाई जाती। मेरा मन अशांत है भाई, चित्त उद्विग्न। कई बार मन अशांत हो तो चुप हो जाने का मन करता है। कई बार इतने से काम नहीं चलता और किसी आत्मीय से गले लगकर रोने का मन करता है। कई दिनों से आंखों के सामने जो कुछ आ रहा है और उसके प्रभाव से चेतन मन में जो कुछ चल रहा था वह विचलित करने वाला तो था ही। अब लगता है जैसे अवचेतन ने भी विचलित करने का मन बना लिया है। रात में 3 बजे के आसपास जो सपना देखा उसने मुझे और बेचैन कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो चिन्याली सौड़ की बदबू मेरे नाक में आकर बस गई। मरा हुआ सियार आंखों के आगे नाचता रहा। मैं काफ़ी देर तक उस बदबू के बारे में सोचता रहा, उस गांव के बारे में सोचता रहा, गंगा के बारे में सोचता रहा। नींद बहुत देर से आई और सुबह सपना आया। इतना भयावह सपना था कि मारे डर के चीख पड़ा और नींद खुल गई।
जागा तो राहत की सांस ली की सपना था। डरावना यथार्थ सपने में बदल जाए तो राहत मिलती है। लेकिन यह भी सच है कि पहाड़ के इस इलाके में सपनों का अलग महत्व है। कुछ लोग हैं जो स्वप्न विचार करते हैं और उसके संकेतों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस इलाके में बहुत सारे देवी देवता भी पहले किसी आदमी के सपने में आए हैं, फिर जमीन पर उनको स्थान मिला है। क्या यह सपना मुझसे अपना स्थान मांग रहा है? मांगे या ना मांगे, जिस सपने को मैंने बंद आंखों से देखा उसे खुली आंखों से देखने का हक मुझे है। भक्तों के सपने मंदिर में बदल जाते हैं, लेखक के सपने रचना में बदल जाते हैं। मैं बताता हूँ कि वह सपना क्या था। मैं कोटी कॉलोनी में टिहरी बांध के पास खड़ा था। चारों ओर जल ही जल। जल के बीच किसी मगरमच्छ पर बैठी थी गंगा। उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसे देखकर यह भी नहीं कह सकता कि वह किसी तनाव में थी या सामान्य मुद्रा में थी। एकाएक झील के पानी के भीतर से सैकड़ों की संख्या में डायनासोर की तरह कुछ अजीब से जानवर उठे और झील के तल पर आपस में गंगा के साथ खेलने लगे। पहले तो मुझे लग रहा था कि वे कोई खेल खेल रहे हैं, मगर जब गौर से देखा तो वे कुछ अभ्यास कर रहे थे, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। लग रहा था जैसे यह अभ्यास कई दिनों या वर्षों से चल रहा हो। वे एक अनुशासन में बंध गए थे। जिस तरह की उनकी आकृति थी, मुझे डरना चाहिए था। यह तय था कि अगर यह सब मैं जागते हुए देखता तो डर जाता, पर मैं डरा नहीं। एकाएक पीछे से काला बादल उठा पहाड़ की तरह, और वे जानवर कतार में बंध गए। अरे वो जानवर नहीं थे, सबके सब पहाड़ थे जो पानी के भीतर से निकल आए थे और चल फिर सकते थे। कीचड़ में सिर से पांव तक सने पहाड़। किसी घाटी में खड़े होने के बाद जैसे कई पहाड़ों की चोटियां दिखाई देती हैं, वे बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे। मेरे लिए आश्चर्यजनक था उनके भीतर का अनुशासन। उसमें सबसे ऊंचे पहाड़ ने, जो किनारे धरासू की ओर खड़ा था, जो कीचड़ से नहीं सना था, उसने प्यार से बिटिया की तरह गंगा को देखा और कहा, जा। गंगा को जैसे उसका इंतजार था। उसका संकेत मिलते ही गंगा बिजली की तरह उछल कर कड़की, जैसे कह रही है, चलो। सारे जानवर एक साथ झुके, झील के तल की मिट्टी में अपना थूथन लगाया और एक ही झटके में इतनी मजबूती से बने टिहरी बांध को उलट दिया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी छोटा मोटा पेड़ गिरा देते हैं। जब वह उलटकर गिरा, गंगा ने बेचारगी के साथ इस बांध को देखा, जो दुनिया के कई बांधों में एक नामी बांध था। हंस पड़ी, बस यही है तेरी ताकत। एक पल में ऐसी वेगवती धारा चली कि बांध का दूर दूर तक पता ही नहीं था। गंगा तेजी से नीचे की ओर भागी जा रही थी और उसकी धारा पर हंसते खेलते, किलकारी भरते हुए जानवर भी विजेता की तरह नीचे की ओर जा रहे थे, जैसे चुनौती दे रहे हों कि आ जाओ। गंगा की धारा में भी बहुत आक्रामकता थी और वह भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। पाइप से टरबाइन पर गिरते हुए पानी की जो आक्रामकता थी, उससे 1000 गुना आक्रामकता यहाँ थी। टरबाइन की पत्तियों से 1000 गुना शोर था। आसपास के जो पहाड़ थे, यानी जो झील से बाहर खड़े थे, कुछ देर चुप हो सोचते रहे और अंत में हाथ में बड़े बड़े पत्थर उठाए वे भी चल पड़े। मैं कल्पना कर सकता था कि कुछ दिन पहले जब आपदा में चल पड़े थे, वो मंजर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, किंतु इतना बड़ा नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने गंगा और हिमालय की इस लूट के लिए बहुत बड़ी और मजबूत सेना बनाई है। आपने शिक्षा पर कब्जा किया और अपने तकनीकी इंजीनियर सैनिक जुटा लिए। आपने घोषणा कर दी कि हम विजेता हैं। हमने प्रकृति को पराजित कर दिया। आपके कारण वह शिक्षा महान हो गई जो लुटेरा तैयार करती थी। वह शिक्षा ठंडे बस्ते में डाल गई जो मनुष्य तैयार करे, जो प्रकृति और मनुष्य के सहजीवन का मार्ग प्रशस्त करे। बाजार की आपकी परियों ने अपनी चमक दिखाकर इस इलाके के युवकों को इस शर्त पर उठा ले गई कि अपने रीति रिवाज, संगीत और देवताओं को भूल जाए। पहाड़ के लोग आधुनिक हो गए। अब यहाँ के लोगों का उनसे कोई मोह नहीं रहा, लगाव नहीं रहा। आपका रास्ता साफ है भाई साहब। जैसे चाहो पहाड़ों के साथ, जैसे चाहो गंगा के साथ, जैसे चाहो जंगलों के साथ सलूक कर सकते हो। मगर क्या गंगा इसके लिए तैयार है? आपने समझने की कभी कोशिश की गंगा क्या चाहती है? मेरे पास कुछ सवाल हैं और मैं उनका उत्तर चाहता हूँ। पहला सवाल, आप जानते हैं कि टिहरी कच्चे पहाड़ों से घिरी हुई एक झील है। यह इलाका भूकंप के लिहाज से भी बहुत संवेदनशील है। ईश्वर न करे, मगर सोचना एक चेतावनी है। इस झील के इलाके में अगर भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? धरती के भीतर की जिन हलचलों ने समुद्र में हिमालय जैसा पर्वत खड़ा कर दिया, उन हलचलों के प्रकोप से राहत पहुंचाने की कौन सी तकनीक है आपके पास? क्या आप सिर मुड़ाकर ओले का इंतजार कर रहे हैं?
दूसरा सवाल, अगर यह पहाड़ ही किसी ओर से टूटकर गिर गया और धारा के साथ मेरी गंगा निकल गई तो? आप जानते हैं इस झील का पानी रिसकर पहाड़ में अंदर तक जा सकता है। गल गई है इनके भीतर की कॉपर प्लेट। अंदर अंदर हिमालय जर्जर हो गया है। झील बनाने वालों की ओर से कोई प्रोटेक्शन वॉल तो बनाया नहीं गया कि पहाड़ से पानी न रिसे। आपने अब तक के अनुभव से कुछ नहीं सीखा। आपको क्यों बंद करनी पड़ी टिहरी की वह सड़क जो गंगा के साथ आती थी? कैसी दरारें हैं चिन्याली सौड़ के सड़कों पर? क्या हुआ धरासू के बाद जब पूरा पहाड़ ही मिट्टी में समा गया? यू टाइप सड़क बनानी पड़ी और आज तक काम चल रहा है। आज भी कितनी जगहें हैं राह में जहां बस और जीपें सहम कर चलती हैं। यहाँ पत्थर गिरने का खतरा है, लिख देने से आपकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती। भाई मैं चिल्ला कर कहता हूँ, ये कच्चे पहाड़ तबाही के कारक बन सकते हैं। इनका क्या इलाज है आपके पास? तीसरा सवाल, पहाड़ों का सीना चीरने और सड़क या सुरंग बनाने के लिए जाने वाले बारूदी विस्फोट ने भीतर से हिमालय को हिलाकर रख दिया है। गंगा कब चुपके से झील के निचले हिस्से की दीवारों में दरार में निकल जाएगी और यकीन मानिए आपको यह पता भी नहीं चलेगा। पता है कि नहीं, आईआईटी के आपके इंजीनियरों और आपके वैज्ञानिकों तक ने इसे बहुत खतरनाक बताया है। कितने बेवकूफ़ हैं आप किसी भी की चेतावनी वाली बात क्यों नहीं सुनते? आप चेतावनी की इस हरी आंख को क्यों नहीं देखते? क्या सचमुच बिक चुके हैं आप? चौथा सवाल, आप जानते हैं कि गंगा हिमालय से मिट्टी ढोकर ले आती है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जितनी मिट्टी दिखती है सब गंगा ढोकर ले आई है। आपने बांध बना दिए। गंगा जो मिट्टी नीचे ले जाती थी वह अब बांध में रुक जाती है। कुछ दिनों में ये झील में भर जाएगी। वहाँ गाद जम जाएगी, दलदल वाली गाद। ये दलदल वाली गाद पूरे हिमालय को जर्जर कर देगी। पानी इतना कम हो जाएगा कि टरबाइन नहीं चलेगी। फिर क्या होगा आपके इन संयंत्रों का? पांचवा सवाल, आप घर बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, समाज बना सकते हैं, धर्म बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, नदी और पहाड़ नहीं बना सकते। जिसे आप बना नहीं सकते उसके साथ खतरनाक खेल क्यों खेल रहे हैं? मैं प्रवक्ता हूँ गंगा का। एक लेखक ही आज के दौर में नदी का प्रवक्ता हो सकता है। एक लेखक पूछ रहा है, कैसा राजा है? भाई आपकी सेना ने हथियार डाल दिए हैं और आप हैं कि लड़ाए जा रहे हैं। अब भी वक्त है, मान जाइए। चूल्हे में बम फोड़कर रोटी नहीं बनाई जाती। एकाएक मेरी नज़र नीचे गई। मेरे सपने का अगला भाग जो दिखा कांप गया। बाप रे बाप, टिहरी का यह बांध टूट गया है। बड़ा मुश्किल है तय कर पाना कि यह पानी की धारा है या पत्थर की। आपके पहाड़ी इलाके में कैसा कहर मचा है, साथ ही मैदान के इलाकों में कैसा कहर मचा है। समुद्र की सुनामी भी इतनी आक्रामक नहीं होती जितनी यह गंगा बन गई है, लेकिन उसकी धारा में बहे जा रहे जानवर कैसे उछल रहे हैं। अरे पहाड़ तो गोलियों की तरह चल रहे हैं। इसे देखने के लिए नज़र चाहिए और दृष्टि भी। ऋषिकेश बहकर कहाँ टिका किसी को नहीं पता। हरिद्वार में बस हरि बचे हैं। ये मुरादाबाद, ये मेरठ और ये दिलो जान से प्यारी दिल्ली कहाँ गई किसी को पता है? कलकत्ता तक कुछ भी अपनी जगह नहीं रहा। तबाही का यह मंजर देखकर मैंने आंखें बंद कर ली हैं। कितना भयावह है सब कुछ, इसका अंदाज़ा भी नहीं था किसी को जो मैंने सपने में देखा। अंदाज़ा था आपको? मैं जानता हूँ अंदाज़ा है आपको। कुछ खास लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए यह सब कर रहे हैं आप। कोई भी दौर चिरजीवी नहीं होता। समय रहते चेत जाने की ज़रूरत है। आपको अच्छी तरह पता है कि इस झील में कितना पानी है। पिछली आपदा के वक्त एक बूंद भी पानी नहीं निकला यहाँ से। सारा का सारा पानी इसी में है। यह झील 2 दिशाओं में फैली है। देखिए झील बनाने वाली इन 2 नदियों को। ये पहाड़ के बीचों बीच अपने पाट का विस्तार किस तरह कर रही हैं। गंगा की आखिरी लहर को मैंने धरासू में झील बनते देखा था। यहाँ से वह टिहरी बांध 45 किलोमीटर लंबा है और दूसरी ओर पिलखी से जो विलंगना नदी पर है 40 किलोमीटर लंबा है। झील की गहराई के संदर्भ में मैंने वहाँ के लोगों से पूछा है। कई लोगों ने कहा कि यह 4 किलोमीटर गहरा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे थे। मैंने जिस आदमी की बात पर यकीन किया उसने कहा था, भाई साहब टिहरी नरेश का घंटा घर ज़मीन से 799 मीटर ऊंचा था और आज इस झील में कहाँ है, कितना नीचे है, दिखाई नहीं देता। जाने कितने पहाड़ उसके भीतर डूब गए हैं और दिखाई नहीं देते। सोचिए कितना पानी है यहाँ। इसकी गाद में कितना कीचड़ बनेगा यहाँ। यह पानी अगर यहाँ से चलेगा तो कैसे नहीं चलेंगे पहाड़, कैसे नहीं होगी यह हालत। कहीं मेरा कहा गलत लगे तो बताइए। नहीं बचेगी आपकी दिल्ली,
कलकत्ता तक कहर के निशान होंगे। सबसे पहले बहेगा यह उत्तराखंड। बारिश के मौसम का नाम सुन उत्तराखंड कांपने लगता है। पिछली आपदा को छोड़ दें, बारिश के दिनों में गिरने वाले मलबे से परेशान हो गए हैं आप। बादल फटने की घटनाओं से परेशान हैं आप। अब तक जिस सपने का हाल सुना रहा था वह तो मैंने सोते हुए देखा था। अब जिस सपने का हाल सुनाने जा रहा हूँ उसे मैंने जागते हुए देखा है। जिस टिहरी की बात कर रहा हूँ वह एक बांध है और गंगा घाटी का मानक बांध है। जिस झील की बात कर रहा हूँ वह मानक झील है। जिस टनल और टरबाइन की बात कर रहा हूँ वह तो मानक है मगर एक है। पूरे हिमालय में कितनी बिजली की परियोजनाएं हैं, गिनती नहीं। मैं जब गिनने की कोशिश करता हूँ गिनती भूल जाता हूँ। आप अनुमान से बताइए, 1000 से अधिक होंगे। मतलब 1000 बांध, 1000 झील, 1000 टनल, 1000 बिजली के संयंत्र। अब जरा आप ही सोचिए, ऊपर मैंने जिस सपने का जिक्र किया है, जिसके प्रभाव का आकलन किया है, जिसे सोच कर सिहर गया हूँ, वह एक टिहरी का प्रभाव है। अगर उनकी संख्या 1000 है तो गणित के नियमानुसार 1000 से गुणा कर दीजिए और आकलन कीजिए कि एक ने इतना अनर्थ कर दिया तो 1000 से क्या होगा। यह देश शिव स्वरूप है। हिमालय शिव का सिर है जिस पर उन्होंने गंगा को धारण किया था। शिव सूर्य के अंश हैं। उस शिव के सिर का क्या हाल किया आपने, उस शिव को क्या बना दिया आपने। जहाँ टिहरी है वह हिमालय का मध्य भाग है। जहाँ पर बांध बनाया वहाँ तो शिव की नाक है और गंगा श्वास। शिव की नाक बंद करने का मतलब जानते हैं? वह दिन दूर नहीं जब देश की सांस रुक जाएगी। सुनिए, बांध को पहले चरणबद्ध तरीके से खाली करवा के तोड़ देना चाहिए। बिजली के तमाम वैकल्पिक साधन हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। पहाड़ों में पवन चक्की से ऊर्जा पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा पर देश भर में काफ़ी काम हो सकता है। पूरी दुनिया को 24 घंटे बिजली देने के लिए तो सूरज की धूप ही काफ़ी है, हवा काफ़ी है। हाइड्रो पावर परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए आप 1-1 मेगावाट बिजली के एवज में कई करोड़ रुपए मांग रहे हैं और पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि गंगा को आप बिजली की ज़रूरत के लिए नहीं, लालच के कारण मार रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ कितनी बिजली की चोरी होती है? आपको पता है ना? आपके बनाए संयंत्रों में कितने हैं जहाँ कभी इतना पानी न होगा कि उसे चलाया जा सके? एक देश के पूरे भूगोल को चला नहीं सके, प्रकृति को चलाने का दम्भ मत करिए। आपने हाल नहीं देखा यहाँ के लोगों का। याद कर लीजिए डुंडा और धरासू को, जो मैंने आपको दिखाया है। वे गांव यहाँ के गांवों से 10 गुना अच्छे हैं। कभी अपनी झील के पार के गांव को देखा आपने? वध स्थल पर बसे हैं पहाड़ के गांव। यहाँ अब वैसे भी गांव हैं जिसमें एक भी आदमी नहीं रहता। वहाँ कौन रहता है जानते हैं आप? कहा ना, चूल्हे में बम फोड़कर रोटी नहीं पकाई जाती।